हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। तो देखिए, किसी भी चैप्टर में जो भी आप एनसीईआरटी के सारे चैप्टर पढ़ने, उसमें ये जो होता है वो इंट्रो वाला पार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पूरे चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। ये इन्होंने यहाँ पर इतना पोर्शन जो कहा है वो ये बोला है कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ये क्लास 7 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपने क्लास 7 में 3 नेचुरल फिनोमेना पढ़े। देखिए, नेचुरल मतलब जो अपने आप हो रहा है, और फिनोमेना मतलब नेचुरल फिनोमेना कोई भी इस तरह का फिनोमेना जो नेचर के थ्रू हो रहा है उसको हम नेचुरल फिनोमेना बोलेंगे। तो नेचुरल फिनोमेना हम क्लास 7 में 3 पढ़ चुके हैं। एक हमारा है विंड्स, दूसरा जो हमारा है यहाँ देखिए लिखा है उन्होंने कि हमने पढ़ा है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, तो ये 3 फिनोमेना हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। आपने विंड्स के बारे में आपको आइडिया होगा, स्टॉर्म्स के अगर नहीं है तो आप इसके बारे में आप क्लास 7 की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। साइक्लोन जो होता है वो आपको पता है कि ये वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ लिखा भी है कि साइक्लोन्स जो होते हैं कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज इन द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर साइक्लोन्स जिस एरिया में आते हैं वहाँ जो है वो डिपेंड करेगा कि साइक्लोन्स की इंटेंसिटी क्या है, कि बारिश जो है वो हवा कितनी तेज है उसमें, है ना। तो वहाँ पर बहुत सारी लाइफ जो है वो जा सकती है यहाँ पर, और बहुत सारा जो है वो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है जहाँ भी ये साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइक्लोन्स हैं, प्रॉपर नेम है हर साइक्लोन का। तो यहाँ पर आप जो है वो इस चीज़ के बारे में आप क्लास 7 पढ़ चुके हैं। क्लास 8 मतलब ये वाला जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम 2 नेचुरल जो है वो फिनोमेना और पढ़ेंगे, नेचुरल फिनोमेना। देखिए यहाँ लिखा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। इनके नाम क्या हैं? सबसे पहला जो नाम है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लाइटनिंग, और लाइटनिंग के बाद हम पढ़ेंगे इसमें अर्थक्वेक। तो फर्स्ट लाइटनिंग है, दूसरा जो हमारा है वो अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक्स जो भी आते हैं हमारे उसके बारे में और थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको पता ही होगा। और अगर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपको अगर लाइटनिंग नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए लाइटनिंग की वीडियोस, जो लाइव लाइटनिंग जो होती है उसकी वीडियोस हैं उनको देख तो आपको एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, है ना। और अर्थक्वेक के बारे में भी आप नेपाल अर्थक्वेक देख सकते हैं, सुनामी जो आपकी जापान के अंदर आई थी उसकी वीडियो पूरी वो है आपकी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी, वो भी आप देख सकते हो। We shall also discuss what steps we can take to minimize the destructive caused by these phenomena। तो देखिए ये फिनोमेना क्योंकि नेचुरल हैं, ये होने हैं, लेकिन हम इनसे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं, लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक को आप बहुत पहले से नहीं पता कर सकते कि अर्थक्वेक कहाँ पर आएगा कहाँ नहीं आएगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए साइक्लोन है, साइक्लोन का जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लॉस को कम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्लास 7 की एनसीईआरटी में ऑलरेडी दी है। तो अभी हम इसमें कवर करेंगे पहले लाइटनिंग, उसके बाद अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो यहाँ पर मैं जो है वो लाइन बाई लाइन आपको कवर कराऊंगा, जिससे कि आपको जो है वो एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें के बारे में आइडिया लग जाए। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लाइटनिंग को कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइटनिंग देखते हैं। देखो अब यहाँ पर जैसे आपने जो है वो पोल देखे होंगे, जो लाइट के पोल होते हैं, जो घरों में जो लाइट आती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पोल ये है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पोल, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में वायरिंग होती है। तो वायरिंग अगर यहाँ पर लूज़ है तो जब भी हवा चलती है यहाँ पर तो क्या होगा, इस लूज़ वायरिंग की वजह से यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपकी स्पार्किंग होती है। ठीक है, आपने देखा होगा। और ये स्पार्किंग तभी होगी जब यहाँ पर कनेक्शन लूज होगा, अगर कनेक्शन टाइट है तब नहीं होती है, लेकिन लूज कनेक्शन के लिए होगी। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर आपके घरों में जब भी कोई स्विच होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि आपके घरों में, जैसे आपका जो घर है तो उसमें अगर कोई यहाँ पर सॉकेट है, ठीक है, तो सॉकेट में आपने जब भी प्लग लगाएंगे, अगर ये प्लग ढीला होगा, अगर ये प्लग लूज होगा तो यहाँ पर भी स्पार्किंग होगी। डिपेंड करेगा, देखिए अगर लोड बहुत ज़्यादा है, लोड अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में स्पार्किंग भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इस पूरे उसमें यही सब दिया है। तो यहाँ देखिए हम फटाफट पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। दिस फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो जब विंड चलेगी तो ये वायर जो है वो हिलेंगे, है ना, तो उसकी वजह से क्या होती है, स्पार्किंग होगी। यू माइट ऑल्सो सीन स्पार्क्स व्हेन द प्लग इज लूज इन द सॉकेट। ठीक है, तो सॉकेट में भी स्पार्किंग होगी।
और व्हेन अ प्लग लूज इन इट्स स्पार्क, और जो लाइटनिंग है, ये जो स्पार्किंग है, अगर ये बड़े लेवल पे होगी, स्पार्किंग अगर ह्यूज स्केल पे होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इतने बीच में आपको जो याद करने वाला पॉइंट है, अगर हम यहाँ की बात करें तो सबसे पहला देखिए आपको क्या याद करना है, आपको एक ये दो एग्जाम्पल याद रखना है, एक ये पोल वाला और दूसरा घर में सॉकेट वाला। अगर ये जो स्पार्किंग है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो स्पार्क है। ठीक है, स्पार्किंग बोले या स्पार्क, तो स्पार्क पॉइंट याद रखना है यहाँ पर आपको कि स्पार्किंग नाम की कोई चीज़ होती है जो कहाँ होगी, पोल्स में होगी और आपके घर के सॉकेट में। अगर ये स्पार्किंग जो है वो बड़े स्केल पे हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। ठीक है, लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये लाइन आपको याद कर लेनी है, बस ये ध्यान रखना। लेकिन कभी भी अगर आप कोई भी चीज़ याद करो तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो आप चीज़ों को रटे नहीं, रटने से बेटर है कि आपको समझ कर याद करें। तो कह रहे हैं कि देखिए ये थोड़ा सा आप हिस्ट्री में चले जाते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। तो ये स्पार्किंग जो हो रही है, जो आसमान के अंदर जो होता है ना, बादल होते हैं, बारिश होती है उस समय, दे वर देयर फॉर एफरेड ऑफ लाइटनिंग, तो उस समय वो लाइटनिंग से परेशान हो जाते थे, घबरा जाते थे। एंड जो है वो थॉट दैट रैथ ऑफ गॉड्स, जो गॉड है वो हमसे नाराज हैं, उसकी वजह से उन पर क्या कर रहे हैं, लाइट जो है वो स्पार्किंग जो है हो रही है, was visiting them. Now of course we understand that lightning is caused by accumulation of charges. अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये चीज़ रखना, देखिए हमने अभी पढ़ लिया कि लाइटनिंग होती क्या है, ह्यूज स्केल में जब भी स्पार्किंग होगी तो उसको लाइटनिंग कहेंगे। लाइटनिंग जो होगी वो किसकी वजह से हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ, ये आपको वर्ड याद रखना है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो जितना मैं आपको बोलूँ उतना आपको याद करना है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से आपकी क्या होगी, लाइटनिंग होती है। ठीक है, और वो एक्यूमुलेशन कहाँ पर हो रहा है, इन द क्लाउड्स। तो जब भी क्लाउड्स के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होंगे तो वहाँ पर क्या होगी, लाइटनिंग होगी। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द लाइटनिंग, तो हमें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइटनिंग की वजह से आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत सारी जगह डेथ भी हो जाती है। बट वी हैव टू टेक केयर। ठीक है, वी हैव टू टेक केयर प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम डेडली स्पार्क्स। तो स्पार्क जो होगा, जो जब नीचे आता है, वो जो आपका आप बोल सकते हो जो चार्ज है, अगर वो नीचे आएगा तो वो चार्ज आपके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, अगर आपके ऊपर गिरेगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक न्यू अबाउट, तो यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया कि ग्रीक्स इसके बारे में कब से जानते थे। तो यहाँ पर मैं फटाफट तेजी से पढ़ देता हूँ ये पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आपको उन पॉइंट्स को ही याद रखना है। देखिए कभी भी आप कोई भी चीज़ याद करते हो तो पूरा रटा मत करा करो, आप की पॉइंट्स याद किया करो हमेशा। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू द अर्ली 600 BC दैट व्हेन अंबर, मतलब आपका अंबर इज अ काइंड ऑफ रेजिन वाज रब्ड विद फॉर इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। ठीक है, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और अ पॉलिस्टर क्लोथ, जब भी आप जो है वो वुलन के कपड़े या पॉलिस्टर के कपड़े जब बाहर निकालते हैं तो आपके हेयर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके हेयर जो है स्टैंड्स हो जाते हैं। एंड जो आपके हेयर का जो एंड पॉइंट होता है, जो उसका लास्ट पॉइंट है, वो जो है वो स्टैंड हो जाता है। ठीक है, इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क यू सी इवन स्पार्क्स एंड हियरिंग क्रैकिंग साउंड। ये आप जो है आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इन 1752, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ये नाम याद रखिएगा आपके लिए। 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क्स फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना, हाउएवर दिस रियलाइजेशन टुक 2000 ईयर। समझे, तो लगभग देखिए 2000 साल लगे इसको, है ना, इसको रियलाइज करने में। आई वॉन्डर वाई दे टुक ऑफ मेनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी। ठीक है, जब भी कभी साइंस में कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसमें होता क्या है कि उसमें आपको प्रूफ देने होते हैं। तो जो बाकी जो लोग होते हैं वो प्रूफ, साइंस में हमेशा उसका प्रूफ दिया जाता है, तो प्रूफ करने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, इसलिए इसमें इतना टाइम लगे। साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ मेनी पीपल, इट कैन समटाइम टेक्स लॉन्ग टाइम। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ स्टडी आपको यहाँ पर देखनी है। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे रिलेटेड टू लाइटनिंग ऑफ द स्काई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, तो वो आपको याद रखना है।
आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ कह रहे हैं कि आपको कुछ एक्टिविटीज़, जैसे ये एक्टिविटी दी है और भी एक्टिविटीज़ हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। अभी आप घर में आराम से कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि सम एक्टिविटीज़ अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा होता है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन जैसे ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो आपका पॉजिटिव भी होगा और आपका नेगेटिव भी होगा। ये सब चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेड ये करें कि बट रिकॉल फर्स्ट यू माइट हैव प्लेड अ गेम व्हेन यू रब। तो जब भी आप प्लास्टिक स्केल को रब करेंगे ड्राई हेयर पर, द स्केल अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ द पेपर। तो जो स्केल होती है, जो आपके पास स्केल है, ठीक है, उस स्केल को अगर आप जो है, ये स्केल है आपके पास होगी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, तो इस स्केल को अगर आप रब करें या आप पेन को भी रब करें अपने ड्राई हेयर में, और रब करने के बाद एक टुकड़े को अगर आप कागज़ का छोटा सा टुकड़ा उसके पास लेके जाएंगे, तो ये जो है वो इससे क्या हो जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा बहुत बार, ठीक है। तो इसी को हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये कह रहे हैं कि चार्जिंग बाई रबिंग। तो जब भी आप रब करोगे तो चार्ज जनरेट होता है। इसका मतलब ये, टेक अ यूज्ड बॉल पेन। तो बॉल पेन आपने लिया, रिफिल एंड रब विग्रसली विद द पीस ऑफ पॉलीथीन। तो जब भी आप पॉलीथीन पे उसको रब करेंगे, ब्रिंग इट क्लोज टू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड। तो देखो जब भी आप कोई, मान लो पेन हो सकता है आपका या उसकी रिफिल हो सकती है, तो इसको जब इस एंड को जब आप रब करेंगे बहुत ही, तो आपको ध्यान रखना है इस एंड को आपको हाथ से नहीं छूना है, ठीक है, टच नहीं करना है। और जो है वो देखो आपको इसको ना तो हैंड से टच करेंगे आप और ना ही आप किसी भी मेटालिक, क्योंकि होगा क्या उससे, ये चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, तो उस पर फिर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इस एंड को आप जो है वो आप किसी भी कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो इसको क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। रिफिल विद योर हैंड एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट, रिपीट द एक्टिविटी विद द स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जेक्ट कौन सा रब करेंगे, रिफिल, बलून, इरेजर एंड स्टील स्पून। और मटेरियल, किस मटेरियल पे रब करना है, तो ये सारा मटेरियल दिया आपको, ये आपको फिल करना है। अट्रैक्ट करेगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा या नहीं अट्रैक्ट करेगा। अगर वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो उस केस में क्या होगा, उस पर फिर कोई ना कोई चार्ज जरूर आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए फटाफट इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो कह रहे हैं कि वेना प्लास्टिक रिफिल, जो आप प्लास्टिक रिफिल जो है अगर उसको रब करेंगे पॉलीथीन के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट यहाँ पर जो एक्टिविटी है, रिफिल को पॉलीथीन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ये रिफिल है, इसको पॉलीथीन के ऊपर रब किया, क्या होगा, इट एक्वायर्स ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ आप लिख सकते हो कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वेन प्लास्टिक कॉम जो हमारा है उसको आप रब्ड करेंगे ड्राई हेयर पे, इट एक्वायर्स स्मॉल चार्ज, इस पर भी चार्ज है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है वो है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच एक्वायर चार्ज, स्मॉल चार्ज, ठीक है। तो उनको अब वो चार्ज कैसे आएगा, आप उसको रब करोगे तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज का मतलब क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। ये दो टाइप के चार्ज होते हैं आपके। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप पॉलीथीन के ऊपर अगर आप रब कर रहे हो तो उस पर चार्ज आ जाएगा। अगर आप हेयर, जो ड्राई हेयर है, उस पर अगर आप उसको रब कर रहे हो तो उस पर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और कॉम पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर जो दी है, कहना है कि कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल लिस्टेड। तो यहाँ पर जो जितने भी मटेरियल दिए, अगर आप यहाँ देखें तो रिफिल, बलून, इरेजर एंड स्टील स्पून, और भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जितने भी ये मटेरियल दिए हैं उन सारे मटेरियल को आप कलेक्ट करें, और यहाँ पर जो मटेरियल यूज फॉर रबिंग है इसके आप क्या करें, एक एक करके रब करें उसको, और रब करने के बाद फिर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को अपने फिल करें। तो उसके बारे में ये वैसे आपका प्रैक्टिकल लेवल पे जो आप घर में बैठ के एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बारे में दिया, वही चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। अब मैं आपको फटाफट से यहाँ समझा देता हूँ। अब यहाँ ध्यान दें आप, तो यहाँ पर जब आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट आप कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो टाइप्स कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे, या वो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो, देखिए इंट्रैक्शन में या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो दो केस होंगे, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब रिपेल करेगा। और चार्जेस क्या होंगे,
पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो हमेशा क्या करता है, वो रिपेल करता है। ठीक है, अगर चार्जेस हमारे जो हैं वो अपोजिट हैं तो उस केस में एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, माइनस, और यहाँ अगर प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का हम अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम टाइप ऑफ चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे। तो देखो एक्टिविटी ये। अब क्या करें, इन्फ्लेट 2 बलून्स, तो यहाँ पर 2 बलून को आपने क्या किया, इस तरह से आपने उसको लटका रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हैंग देम विद सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच, इस तरह से आपको हैंग करना है। यहाँ पर जो आपको उसको बांधना है, इस तरह से बांधना है कि एक दूसरे के बीच में हमेशा डिस्टेंस रहे। ठीक है, तो यहाँ पर रब बोथ बलून्स विद द वुलन क्लोथ, तो इसको भी हमने वुलन क्लोथ से रब किया और इसको भी रब किया, फिर हमने छोड़ दिया। तो आप देखोगे इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में एक रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, नाउ लेट अस रिपीट द एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। तो ऐसी ही एक्टिविटी, तो अभी ये ऑब्जर्वेशन रिपेल कर रहा है, वो आपको अभी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये रिपेल करेंगे। ठीक है, रब 1 रिफिल विद द पॉलीथीन, एक आपने रिफिल को पॉलीथीन से किया और ऐसे रख दिया आपने इस तरह से। ठीक है, एक गिलास के अंदर। दूसरी जो है वो एक और अगर आप लेंगे तो उसको भी आपने यहाँ रख दिया, रब करके, किसके ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दो अगर आप रिफिल को एक साथ रखेंगे तो वो रिफिल जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। लेकिन अगर इस रिफिल के पास अगर मैं एक बलून लेके आऊँगा तो बलून क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रखना, अब यही एक्टिविटी अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोजर टू द चार्ज रिफिल। तो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ जो मैं आपको बता चुका हूँ। वी केयरफुल डू नॉट, आपको क्या करना है कि नॉट टू टच द चार्ज इन विद योर हैंड, आपको जो चार्ज इंड है उसको हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करना, अदरवाइज जो उसके ऊपर चार्ज आया होगा, जो भी चार्ज होगा, प्लस माइनस जो भी होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, डू दे अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मैंने यहाँ बताया आपको, ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ना कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्राउट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल से बने, देखो दोनों प्लास्टिक है, दोनों प्लास्टिक, तो ये दोनों सेम मटेरियल से बने, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। अगर हम 2 बलून को लेके आए तो वो भी क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम रब कर रहे हैं वो सेम मटेरियल से बना है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ 2 चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अगर डिफरेंट मटेरियल का मतलब हो गया कि अगर एक में पेंसिल की जो पेन है या फिर हम बोल सकते हैं रिफिल और बलून को अगर पास लेके आऊँगा तो ये डिफरेंट मटेरियल से बने, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर, लेट अस फाइंड आउट। देखो अब बी में कर रहे हैं कि रब आर रिफिल एंड प्लेस जेंटली इन द ग्लास टम्बलर एज बिफोर, जैसे पहले रखी थी। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको ब्रिंग अ इन्फ्लेटेड चार्ज्ड बलून नियर द रिफिल, ऑब्जर्व। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर इन्होंने सारा डिटेल में दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करना जरूरी है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए मैं डिटेल में इसीलिए आपको कवर करा रहा हूँ कि जब एक बार आप डिटेल में पढ़ लोगे ना फिर आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो याद करना है वो ये वाला पॉइंट याद करना है। ठीक है, लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन ऊपर आपको एक बार पढ़ना है, उसका जो आपको याद रहना चाहिए इस पूरे मतलब पूरे पेज में वो ये होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज्ड बलून रिपेल अ चार्ज बलून, तो देखो क्या होगा, अगर एक बलून है और एक दूसरा बलून को आप पास में लेके आएंगे रब करने के बाद, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर मैं 2 जो है रिफिल को लेकर आता हूँ वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब अगर हमारे 2 ऑब्जेक्ट जिनको हमने चार्ज किया अगर वो सेम मटेरियल से बने हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं बलून और अगर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। मतलब डिफरेंट मटेरियल से बने हुए अगर ऑब्जेक्ट हैं उनको अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखिए इसका मतलब ये भी होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि सेम चार्ज अगर होगा, सेम टाइप का चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो इस पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आया होगा। अगर इस पर नेगेटिव होगा तो इस पर भी नेगेटिव आया होगा। अगर इस पर पॉजिटिव तो इस पर भी पॉजिटिव, मतलब सेम चार्ज आएगा। अगर इस पर नेगेटिव तो इस पर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ करें आ चार्ज रिफिल रिपेल्ड चार्ज रिफिल, तो चार्ज रिफिल को रिपेल करेगी, बट
चार्ज्ड बलून अट्रैक्ट चार्ज रिफिल, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मतलब जितने भी हमने अभी ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसका जो आंसर है वो यही है, ठीक है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज ऑन द रिफिल? यस, बिल्कुल होगा। कैन वी से दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल एंड अदर काइंड के जो होंगे वो क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट, अदर काइंड के अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये मतलब है, देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव हैं तो ये क्या करेंगे, तो इस केस में तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, या फिर इधर नेगेटिव है और इधर क्या है पॉजिटिव, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो 2 तरह के चार्ज होते हैं, आप ध्यान रखना। और 2 तरह के आपको यहाँ पर वो है, इनके जो है आप बोल सकते हो कि इनका जो है वो आप कह सकते हो कि देखिए आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो 2 तरह के चार्जेस होते हैं और 2 तरह का ये आपको दिखाएंगे, या तो ये रिपेल करेंगे या फिर आपको ये अट्रैक्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लाइन को पूरा याद करना है। इट इज कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर बाय द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क इज पॉजिटिव। तो किसको पॉजिटिव माने, किसको नेगेटिव माने, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ग्लास रॉड है, जब इसको हम रब्ड करेंगे सिल्क के साथ तो जो रॉड पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव मान लेते हैं। द अदर काइंड ऑफ चार्ज सेट टू बी नेगेटिव। तो अदर तरह के जितने भी चार्जेस होंगे तो ये कन्वेंशन है, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया है कि जब भी हम किसी ग्लास रॉड को, ये कौन सी रॉड है, ये ग्लास रॉड है, और इसको जब भी हम सिल्क के ऊपर, किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर रब्ड करेंगे तो इस पर चार्ज आएगा और इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अदर टाइप के अगर वो चार्ज इसी तरह का है कोई दूसरा चार्ज तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, अगर इसके डिफरेंट है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर द चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद द पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द 2। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर देखना है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी काइंड ऑफ चार्जेस ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ। योर guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct, ठीक है। अब देखो यहाँ देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय द रबिंग आर स्टैटिक। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो क्या होंगे, स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स मतलब वो दौड़ेंगे नहीं, वो स्टैटिक हैं। जैसे आपका अगर आप उसमें बात करें जो पोल होता है, पोल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायर जा रहा है उसमें क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मूवमेंट होता है वहाँ पर, ठीक है। दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, व्हेन चार्ज मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्ज मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, फ्यूचर क्लासेस में। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल करंट सिंस क्लास 6, द करंट इन द सर्किट विच मेक्स बल्ब ग्लो। तो जो बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, जो आपके घर में जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, वो किसकी वजह से कर रहा है, करंट की वजह से कर रहा है। हम कहते हैं नहीं करंट चला गया कि करंट लग गया, इस तरह की बातें करते हैं घर में। तो करंट क्या है, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है। और करंट दैट मेक्स द वायर हॉट, तो करंट की वजह से उसमें क्या होगा, हीट डिसिपेट होगी, और हीट लॉस, हीट की वजह से जो करंट, जो हमारा चार्जेस लॉस होंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट वहाँ पर जनरेट होगी, जिससे हमारा वायर जो हो जाता है वो हॉट हो जाता है। इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आपको जो है वो ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, कैसे चार्जेस का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक जो है, देखो मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, ये पूरा प्रैक्टिकल है। इसमें इन्होंने क्या करा, ये एक वायर है, इससे इन्होंने 2 एल्युमिनियम या कॉपर जो भी आप ले सकते हो, वो पेपर क्लिप को उन्होंने हैंग कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको देखिए, यहाँ पर क्या लगा उन्होंने, टेक अ एम्प्टी जैम बोतल, ये एम्प्टी जैम बोतल ले ली। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन, जो उसका अपर पोर्शन, तो इसको हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड ले लिया, इसमें हमने एक होल कर रखा है। बिगर साइज द माउथ ऑफ द बोतल, पियर्स अ होल इन इट सो दैट द मेटल पेपर क्लिप कुड बी इंसर्टेड। Open out paper clip as shown in the figure 15.4. Cut 2 strips of the aluminium foil about 4 cm into 1 cm. तो एल्युमिनियम फॉयल हमने यहाँ पर ले रखी है, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एल्युमिनियम फॉयल है यहाँ पर, ठीक है।
ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट द पेपर क्लिप ऑफ द कार्डबोर्ड लिड सो दैट द परपेंडिकुलर टू इट। तो इस तरह से आपको करना है, ये परपेंडिकुलर इस तरह से रहे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब यहाँ पर कहना है कि चार्ज अ रिफिल एंड टच इट। जो ऊपर जो रिफिल है ये चार्ज रिफिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो रिफिल है ये चार्ज रिफिल है, तो इस रिफिल को आप इसके पास लेके जाओगे तो इससे वो चार्ज पास होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, वो चार्ज पास होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप ऑब्जर्व द व्हाट हैपेंस, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स, बिल्कुल होगा। दे डू रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। टच नाउ other charged bodies with the end of paper clip. Do foil strip behave in the same way all cases? Can this apparatus be used to detect whether the body is charged or not? Can you explain why the foil strip repel each other? तो कह रहे हैं कि वो फॉइल जो स्ट्रिप हैं वो एक दूसरे को क्यों रिपेल कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को एक साथ समझते हैं। क्या है, द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप, ठीक है। रिमेंबर दैट द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको हम पढ़ चुके हैं इससे पहले के चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस पर चार्ज है और वो चार्ज इस पे होके ये नीचे जाएगा, ठीक है। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर स्ट्रिप्स पे सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। दे बिकम वाइड ओपन। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग द चार्ज और नॉट। द डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। तभी तो ऐसा होता है। देखो आपका क्या होगा कि आपने क्या करा, आपने जो है वो एक सॉकेट है तो उसके अंदर ये आपने सॉकेट में प्लग लगाया, तो प्लग के थ्रू करंट जो है वो चला जाएगा। करंट क्या है, करंट भी तो आपका एक क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चार्जेस है वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है थ्रू द मेटल कंडक्टर, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, जो मेटल कंडक्टर है इसको आपको याद रखना है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद द हैंड and you will find that charge in जो आपका चार्ज इन द फॉइल स्ट्रिप है they come back to their original state। तो वो वापस उसी स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दें आप, देखिए they come back to their original state, repeat charging of the foil strip and touching the paper clip every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip। जैसे ही आप पेपर क्लिप को, जो पेपर क्लिप उभरेगी उसको टच करेंगे, जो फॉइल जो थी आपकी, ये जो यहाँ से क्या कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। वाई डज इट हैपन, द रीजन इज दैट फॉइल स्ट्रिप्स लूज चार्जेस ऑन द अर्थ थ्रू योर हैंड बॉडी। जैसे ही आप फॉइल स्ट्रिप को क्या करोगे, आप यहाँ टच करोगे तो सारा चार्ज आपके हाथ के थ्रू चला जाएगा। तो वो जितना भी चार्ज आपने दिया था, जो आपने किसके थ्रू दिया था, आपने जो रिफिल थी उसके थ्रू दिया था, वो सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो आपने सुना कि अर्थिंग नहीं आ रही, अर्थ जो आप जो घर में आपके पास एक होता है ना स्क्रू ड्राइवर, तो उसके अंदर एक, हर स्क्रू ड्राइवर की बात नहीं करूँ, एक स्क्रू ड्राइवर होता है जिसके अंदर आपको एलईडी होती है, तो वो क्या करता है, चेक करते हैं कि अर्थिंग हो रही नहीं आ रही, किस में फेज है, कौन सा अर्थ का वायर है, ठीक है। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड बाय इन द बिल्डिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये शॉक से, तो आपको शॉक ना लगे, आपको जो झटका ना लगे चार्ज का, उससे बचाती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को समझना है कि डिस्चार्ज क्या होता है और अर्थिंग क्या होती है, ठीक है। आपको रटना नहीं है इन चीज़ों को, आपको समझ के इसको याद करना है, ठीक है। आप अंदर रटे नहीं। तो द स्टोरी ऑफ द लाइटनिंग क्या है, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस बाई रबिंग। तो क्या लाइटनिंग की स्टोरी क्या है, देखो जो आपके बादल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पूरे नेगेटिव। तो इनके रबिंग की वजह से क्या होगा यहाँ पर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, या फिर जिसको बोलेंगे लाइटनिंग।
You learned in the class 7, during the development of the thunderstorm, the air current move upward while the water droplets move downward. These vigorous movements cause separation of the charges by the process not yet completely understood. The positive charges collect near the upper edges. तो पॉजिटिव चार्जेस आपके ऊपर हैं और क्लाउड के जो नीचे होंगे वो नेगेटिव चार्जेस होंगे, एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर. तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ समझना है, आपको समझना है कि एक पॉजिटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपके यहाँ एक्यूमुलेट होंगे. और इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज. और जो मैग्नीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो क्या होगा, विच इज़ नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर मीट, और ये जब एक दूसरे से मिलेंगे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस तो क्या होगा, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट. उसकी वजह से एक लाइट जनरेट होती है और यहाँ पर आप देख सकते हो. और इसी को हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ठीक है, अब देखिए हम जो लाइटनिंग है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फटाफट इसको आगे को समझ ले रहे हैं ये पूरे पैराग्राफ को. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन द 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ. तो 2 क्लाउड के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में जो डिस्चार्ज का फिनोमेना हो सकता है, या फिर जो आपका क्लाउड है तो क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, ये आपकी अर्थ है तो अर्थ के बीच में वो फिनोमेना हो सकता है आपका. टुडे वी नीड नॉट गेट अनफ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक द एंशिएंट पीपल. तो आज हम अगर लाइटनिंग कभी होती तो इतना परेशान तो ना होते हैं. जो एंशिएंट पीपल थे वो बहुत परेशान हो जाते थे उस समय, ठीक है, तो उन्हें लगता था पता नहीं क्या हो गया. और अब क्योंकि हम जानते हैं कि लाइटनिंग क्यों हो रही है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से हो रही है, जिस वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. कभी भी लाइटनिंग होगी तो आपको अभी मैं सेफ्टी वाले जो तरीके हैं वो बताऊंगा, उस तरह से आप उसको जो है कभी भी लाइटनिंग हो तो वो फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा. नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग. हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स क्लाउड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें उसके बारे में हम बात करें. देखो लाइटनिंग की सेफ्टी क्या है. ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. तो कभी भी आप ओपन स्पेस में तो उससे आप बच के आप कहाँ जाएं, आप एक क्लोज्ड स्पेस में आ जाएं जहाँ पर आपका घर हो, कोई इस तरह की. तो हियरिंग थंडर्स इज अलर्ट टू रश एंड सेफ्टी. देखो थंडर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जब बिजली कड़कती है जो हम बोलते हैं, तो एक बहुत बड़ी मतलब जोर जोर की आवाज़ आसमान में जो आती है उसको हम बोलते हैं बिजली कड़क रही, तो वो थंडर्स हैं, ठीक है. तो जब भी उसकी आवाज़ आएगी उसके बाद में ही जो होगी लाइटनिंग होगी. तो जब लाइटनिंग से पहले वो जब आप आवाज़ सुनेंगे तो आप एकदम आप अपने आप को क्या कर लें, आप अपने आप को ये समझ लें कि हमें जो है वो अब यहाँ से बचना है और कहीं सेफ प्लेस में जाना है जो क्लोज प्लेस हो, ठीक है. सबसे पहला तो आपको कदम ये उठाना है. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस, ठीक है. तो आपको जब थंडर जो है वो क्लोज हो जाए, जो आवाज़ आना बंद हो जाए, उसके बाद आपको कुछ देर तक जो है वो आपको वेट करना है घर के अंदर, फिर बाहर निकलना है. अब फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस. तो आपको हाउस या बिल्डिंग के अंदर जाना है. इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार और अ बस यू आर सेफ इनसाइड द विंडोज़, ठीक है, विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. तो आप क्या करें, उसके जो विंडोज़ हैं और उसकी जो गेट है वो सबको आप बंद कर लें, ठीक है. अब करें कि डूज एंड डोंट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना वो आप ध्यान रखें. यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी रियल लाइफ में बहुत काम आएंगी. अगर आप आउटसाइड हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. मान लो आप ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोई भी घर वगैरह नहीं, तो आप कहेंगे ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. ओपन फील्ड्स, tall trees, shelters, parks, elevated places do not protect us from lightning strokes. तो आपको ध्यान रखना है. देखिए जो बड़ी बड़ी ट्री है उनके नीचे आप कभी भी मत खड़े हो, क्योंकि जब भी कभी लाइटनिंग होगी तो ट्री को सबसे पहले हमला करेगी वहाँ पर, ठीक है. और आप वहाँ पर बिल्कुल कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. तो जब भी बिजली कड़के और लाइटनिंग हो तो आप अम्ब्रेला लेके बिल्कुल ना जाए बाहर, ठीक है. इफ़ इन द फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर द शॉर्टर ट्रीज. तो मान लो आपको जो है वो 2 ट्रीज मिलती हैं, एक बहुत बड़ी है और एक छोटी ट्री है यहाँ पर, ठीक है. ये आपकी छोटी ट्री है. तो आप किस ट्री के अंदर जाएंगे, तो आप कोशिश करें कि इस ट्री के अंदर आप जो है वो शेल्टर लें. लॉन्ग ट्री जो बिगर ट्री है उसके अंदर ना लें, क्योंकि लाइटनिंग का चांस इस पर ज़्यादा है, ठीक है.
इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल यू आर ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, सारी ट्री से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से आप दूर रहें जो खंभे होते हैं, ठीक है, अगर वो मेटल का तो बिल्कुल दूर रहें, उससे बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। एंड अदर क्या लिखा है, अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, तो मेटल ऑब्जेक्ट्स को क्या अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज होगा मेटल ऑब्जेक्ट्स को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लेटे नहीं, इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, मतलब इस तरह से आप उसको ऐसे करके बैठ जाएं, ठीक है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नी with your head between the hands, this position will make you the smallest target to be stuck। तो ये आपको एकदम सिकुड़ के बैठ जाना है जिससे कि आपको जो है वो लाइटनिंग हो तो टारगेट ना कर पाए। तो अगर बिगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आराम से कर लेगी। देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, जब लाइटनिंग अगर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो आपके ऊपर नहीं गिर, लेकिन जब इस पर स्ट्राइक करेगी तो इसके ऊपर से जो लकड़ी वगैरह आपके ऊपर गिरेगी तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। इनसाइड द हाउस है तो क्या करें, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन्स, कॉर्ड्स है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पाइप्स। रिमेंबरिंग लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज। तो आप क्या करें, आप जो है इन अगर मान लो कोई पाइप है और वो ऊपर तक जाए तो उस पाइप को आप पकड़े नहीं कभी या अगर उससे अगर आप वॉशरूम में नहा रहे हैं वगैरह वो सब बंद कर दें आप, ठीक है। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स को और कॉर्डलेस फ़ोन आप यूज़ करें, कॉर्ड वाली फ़ोन को यूज़ ना करें। कॉर्ड मतलब जो वायर कनेक्ट होता है वो वाला ना करें। आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्डलेस फ़ोन आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू द वायर्ड फ़ोन। तो ऐसे इंसान को बिल्कुल भी फ़ोन ना करें क्योंकि फिर उसका भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, जब भी थंडरस्टॉर्म हो तो आप नहाए नहीं। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर, रनिंग वाटर से बिल्कुल कॉन्टैक्ट ना करें। और यहाँ पर आपका लिखा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवी शुड बी अनप्लग्ड, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज हार्म्स, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर यहाँ पर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते। देखिए अगर आप इस बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो ये बिल्डिंग आपकी क्या है, इस बिल्डिंग को आप ध्यान से देखें तो ये एक बना रखा है यहाँ पर, और ये दो क्या रखा है, लाइटनिंग कंडक्टर, और ये कंडक्टर नीचे तक गया होगा और यहाँ पर हमने अर्थिंग कर रखी है नीचे ज़मीन में, ठीक है। यहाँ तक अर्थ है तो अर्थ के नीचे गड्ढा खोद के यहाँ पर हमने, तो अगर कभी लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग यहाँ आएगी और वो नीचे डिस्चार्ज हो जाएगी इस पाइप इस वायर के थ्रू, और ये एक मेटल का वायर है तो डिस्चार्ज पूरा ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, जिससे कि इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। मान लो कि डायरेक्टली इस बिल्डिंग पे अगर ये वायर ना हो तो बिल्डिंग पर जाके स्ट्राइक करेगी और वो इतना खतरनाक होता है कि आपकी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो इसके अंदर जितने लोगों को उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो जब भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो उनमें ये लाइटनिंग कंडक्टर ज़रूर लगाया जाता है। देखो लाइटनिंग कंडक्टर का काम क्या होगा, जो चार्ज इसके ऊपर आया उसको वो डिस्चार्ज कर देगा ज़मीन में। इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो जब भी लाइटनिंग इस पर होगी तो ये इसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, क्रैक कर सकती है ना। अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम इस घर को अब ऐसा नहीं कि बाद में लगा रहा है, बाद में नहीं, जब हम नीचे से बनाते होंगे तो ये वायर हम कनेक्ट करते होंगे ऊपर ऐसे करके, है ना, एक पूरी रॉड को ऊपर तक ले गए। तो जैसे जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं साथ साथ ये भी ऊपर को जा रही है, ठीक है। वन एंड ऑफ द रॉड केप्ट आउट इन द एयर, और इसके जो दूसरा एंड है उसको हम एकदम एयर में रखते हैं, ये दिखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि लाइटनिंग हो तो इस पर गिरे जाके। एंड अदर एंड बरीड डीप इन द ग्राउंड, और जो दूसरा एंड है उसको हम गड्ढे में गड्ढा करके यहाँ पर जो है वो बरी कर देते हैं, उसको है बंद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो जो मेटल कॉलम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वायर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एक्सटेंड बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। तो जब भी थंडरस्टॉर्म हो, जैसे हम बात करें जब भी थंडरस्टॉर्म होगा तो थंडरस्टॉर्म जब भी होगा तो थंडरस्टॉर्म के टाइम में जो पाइप्स होते हैं जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो उस पाइप को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, उससे आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, और अर्थक्वेक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो तो मैंने ये प्लान किया है जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है उसको हम 2 वीडियो में कवर करें, क्योंकि मुझे हर पॉइंट्स को कवर करना है इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा।
तो पहला वीडियो और दूसरी वीडियो में हम थ्योरी को कवर करेंगे एंड थर्ड वीडियो जो होगी जो इसके क्वेश्चंस आंसर है लास्ट वाले वो भी कवर करेंगे। तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, या फिर मैं आपको एकदम डिटेल में, आपको कहीं भी कोई क्लास वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको जो है वो कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और मैं रीड करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी अगर रीडिंग भी कमज़ोर है तो उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।